एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आज आपके सामने लेकर आई हूँ एजुकेशन का सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आज हम पढ़ने वाले हैं मैकाले का विवरण पत्र 1835। तो जो मैकाले का विवरण पत्र है, इससे पहले 1813 का आज्ञा पत्र के बारे में मैं वीडियो लेकर आई हूँ और उससे पहले मैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में शिक्षा का सार्वभौमिकरण के बारे में लेकर आ चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मैकाले का विवरण पत्र 1835। मैकाले के विवरण पत्र के बारे में पढ़ने से पहले हमें 1833 का चार्टर पढ़ना जरूरी है और इससे भी पहले हमें 1813 के आज्ञा पत्र की धाराओं के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो अगर आपने 1813 का चार्टर एक्ट नहीं पढ़ा है तो वो जरूर पढ़ लें, अदरवाइज मैकाले का विवरण पत्र आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। तो 1813 में के आज्ञा पत्र में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक धारा लगाई थी जिसमें कहा था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया है वो शिक्षा की व्यवस्था करे और उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट 1 लाख रुपए की धनराशि जो है वो भारत में देगी और शिक्षा और साहित्य और विद्वानों पर वो 1 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। लेकिन 1 लाख रुपए की राशि भारतीय साहित्य पर व्यय करनी है या पाश्चात्य साहित्य पर, भारतीय विद्वानों पर खर्च करनी है या पाश्चात्य विद्वानों पर, ये क्लियर नहीं हो पाया उस आज्ञा पत्र में। तो इस वजह से मैकाले का विवरण पत्र लाया गया जिसमें क्लियर किया गया 1813 में जो धारा लगाई गई थी उस बात को। तो उसी धारा के को स्पष्ट करने के लिए जो है मैकाले का विवरण पत्र लाया गया था। और उससे पहले 1813 में जब चार्टर एक्ट आया था तो हर 20 वर्ष रिन्यू होता था चार्टर एक्ट। तो 1813 के बाद 1833 में चार्टर एक्ट आया। तो इसकी मुख्य धाराएं क्या थी कि शिक्षा के लिए 1813 में आज्ञा पत्र में स्वीकृत धनराशि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी। अब यह 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष निश्चित कर दी गई थी, यानी कि जो धनराशि 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपए की रखी गई थी उसको बढ़ाकर 1833 की चार्टर एक्ट में 10 लाख रुपए कर दी गई थी। किसी भी भारतीय को जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर नौकरी देने से रोका नहीं जाएगा। नौकरी देने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी वर्ग का हो। और उस नागरिक की, उस भारतीय की नियुक्ति जो है उसकी शैक्षिक योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर की जाएगी, न कि जाति, धर्म या वर्ग में विभेद किया जाएगा। ये 1833 के चार्टर में धाराएं लगाई गई थी। नेक्स्ट है, किसी भी देश की ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की पूरी छूट होगी। बस इतना ध्यान रखना होगा कि वे लोग जो है वो भारतीयों की धार्मिक भावना को आहत ना करें, धार्मिकता को ठेस ना पहुंचाएं और उनको भारत में आने की ईसाई मिशनरियों को पूरी तरह से छूट होगी। अब मैकाले का विवरण पत्र के बारे में जान लेते हैं। मैकाले ने सर्वप्रथम आज्ञा की धारा और दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया, यानी कि मैकाले का जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसमें धारा की गई थी, धारा का प्रबंध किया गया था कि 1 लाख रुपए की धनराशि भारत में साहित्य और विद्वानों पर व्यय की जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये जो धनराशि है वो भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों पर व्यय करना है, तो उस दल को प्राच्यवादी कहा गया। और एक ऐसा दल जो इस बात का समर्थक था कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो पाश्चात्य शिक्षा पर व्यय की जाए, पाश्चात्य साहित्य पर और पाश्चात्य विद्वानों पर। तो उस दल का नाम रखा गया पाश्चात्य। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हो गया था 1800 आज्ञा पत्र की वजह से। तो उस 1813 के आज्ञा पत्र में जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसी विवाद को स्पष्ट करने के लिए और उसी विवाद को समाप्त करने के लिए मैकाले को एक विवरण पत्र जारी करने के लिए कहा गया था। और इसी पत्र को उन्होंने 2 फरवरी 1835 को बेंटिक के पास भेज दिया और उसमें धाराओं को स्पष्ट कर दिया। 10 जून 1833 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया, यानी कि 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के एक कानूनी सलाहकार या कानूनी सदस्य के रूप में भारत में जो है
उनको बुलाया गया। और उस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है वो बहुत अधिक बढ़ चुका था, बहुत अधिक विकराल रूप धारण कर चुका था और इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो गया था। तो बेंटिक जो थे उनको ये विश्वास था कि मैकाले ही एक ऐसे प्रकांड विद्वान है जो इस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बेंटिक ने मैकाले को बुलाया और उनको बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर दिया। और मैकाले से उन्होंने 1813 के आज्ञा पत्र की जो 43वीं धारा है जिसमें 1 लाख रुपए की अंकित धनराशि को व्यय करने की विधि और अन्य विवादग्रस्त विषयों के बारे में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया था। कानूनी सलाह देने का जो है उनको कहा गया। जो बेंटिक थे उन्होंने मैकाले से ये रिक्वेस्ट की थी कि 1813 का जो आज्ञा पत्र है उसमें जो 1 लाख रुपए की धनराशि है उसे किस प्रकार व्यय करना है, किन विषयों पर व्यय करना है, इन सारी विवादों को वो स्पष्ट कर दे। मैकाले के विवरण पत्र के जो है मुख्य 2 अंश थे। पहला अंश था या पहली पक्ष में पहली बात ये थी कि 43वीं धारा की व्याख्या की थी उन्होंने। तो 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा जो थी उसमें उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए की धनराशि जो है उसको व्यय करने पर सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि जैसे चाहे वो जो है 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय कर सकती है अपनी इच्छा अनुसार। साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अभी तो अंग्रेजी साहित्य भी शामिल है। यानी कि मैकाले का कहना था कि साहित्य में केवल भारतीय साहित्य, अरबी या संस्कृत के साहित्य को ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा और सम्मिलित किया जाएगा। और भारतीय विद्वान में केवल मुसलमान मौलवी या संस्कृत के पंडित या जो संस्कृत के पंडित होते हैं इन सब के अलावा अंग्रेजी भाषा के विद्वानों को भी इसमें जगह दी जाएगी, उन पर भी ये धनराशि खर्च की जाएगी। ये बातें मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1835 में अंकित की थी। अंग्रेजी के पक्ष में तर्क दूसरा अंश था। 2 अंश थे मैकाले के विवरण पत्र के, एक तो 43वीं धारा के बारे में जो उन्होंने कहा और दूसरा अंग्रेजी के पक्ष में तर्क दिया। भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात मैकाले ने अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी को कहीं उच्च स्थान देते हुए लिखा। यानी कि जो मैकाले थे वो भारतीय भाषाओं की बहुत अधिक अवहेलना करते थे, बहुत अधिक निरर्थक समझते थे और अरबी फारसी भाषाओं को, संस्कृत भाषाओं को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते थे और अंग्रेजी भाषा को बहुत अधिक उच्च मानते थे, बहुत अच्छा स्थान देते थे, बहुत अधिक महत्व देते थे। तो इसलिए उन्होंने भारतीय साहित्य और अंग्रेजी साहित्य की तुलना करते हुए कहा, एक अच्छे यूरोप पुस्तकालय की एक अलमारी का महत्व भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम नहीं है। यानी कि मैकाले का कहना था कि जो भारत और अरब का संपूर्ण साहित्य है वो मिलाकर भी एक यूरोप के एक पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर भी नहीं है। यानी कि उनका कहना था कि एक अच्छे यूरोप का पुस्तकालय है उसकी एक अलमारी के बराबर भी भारत और अरब का संपूर्ण साहित्य मिलकर भी नहीं हो सकता। इस तरह से इस बात को कहकर जो मैकाले थे उन्होंने भारतीयों के साहित्य की बहुत अधिक अवहेलना की, बहुत अधिक नेग्लेक्ट किया। इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत को अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकालकर मैकाले ने अंग्रेजी को उनकी अपेक्षा अधिक समृद्ध बताया और उसके अध्ययन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए। तो जो मैकाले थे मतलब उन्होंने अरबी, फारसी और संस्कृत जैसे विषयों के साहित्य को नेग्लेक्ट करके उसके महत्व को हटा करके अंग्रेजी के महत्व को बहुत अधिक समृद्ध बताया, अंग्रेजी भाषा को बहुत अधिक विकसित बताया और उसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए। जैसे कि अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी व व्यवहारिक है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है। तो मैकाले का मानना था कि अरबी और संस्कृत की तुलना में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है और नवीन ज्ञान की कुंजी है। इससे जो है भारतीयों को बहुत अधिक विकास होगा, इसलिए जो है उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बहुत अधिक महत्व दिया। जिस प्रकार लैटिन और यूनानी भाषाओं से इंग्लैंड में और पश्चिम यूरोप की भाषाओं के रूप में पुनरुत्थान हुआ उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में होगा। यानी कि मैकाले का मानना था कि पश्चिम यूरोप में और इंग्लैंड में जिस प्रकार लैटिन और यूनानी भाषाओं की वजह से जो है पुनरुत्थान हुआ वैसे ही भारत में अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही भारत
विकसित हो सकता है, भारत का पुनरुत्थान हो सकता है। अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है, भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है और पूर्व समुद्रों में व्यापार की भाषा बन सकती है। मैकाले का मानना था कि ये अंग्रेजी जो है व्यापार करने के लिए माध्यम बन सकती है, व्यापार करने की भाषा बन सकती है, और भारत के जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं वो अंग्रेजी भाषा को ही यूज करते हैं, और ये अंग्रेजी भाषा जो है वो भारत के शासकों की भाषा है। भारतवासी अरब और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी की शिक्षा के लिए अधिक इच्छुक हैं। मैकाले का कहना था कि भारत के जो लोग हैं वो अरब और संस्कृत की शिक्षा लेने की बजाय अंग्रेजी की शिक्षा लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ज़्यादा अंग्रेजी की शिक्षा को महत्व देते हैं। अन्य बात ये थी कि भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए। मैकाले का कहना था कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी विद्वान पर खर्च किया जाए, जिससे भारतवासियों का विकास होगा, और इसी दिशा में उनको प्रयास करना चाहिए। अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा इस देश में ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है, मैकाले का मानना था ये, कि रक्त और रंग में भारतीय हो और रुचि, सोच, नैतिकता, मतलब सोच जो है उनकी ब्रिटिश के जैसी हो, जिससे कि उन ब्रिटिश के लोगों का भारत पर शासन करना और आसान हो जाए। तो दिखने में भले, रक्त और रंग में भले वो भारतीय हो, लेकिन सोच से, विचारों से वो ब्रिटिश के जैसे के लोग हों, है ना। इसलिए अंग्रेजी भाषा को मैकाले ने बहुत अधिक महत्व देने की बात कही। भारतीय शिक्षा को मैकाले की देन। तो भारतीय शिक्षा में मैकाले की देन क्या थी? मैकाले ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए वे अंग्रेजी शासन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से किए थे, किंतु उनका प्रभाव यह रहा कि भारतीय शिक्षा की नई सोच तथा दिशा प्राप्त हुई। यानी कि मैकाले जो है वो भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी को इसलिए लाना चाहते थे, अंग्रेजी भाषा को इसलिए महत्व देते थे कि जो ब्रिटिश के लोग हैं उनकी शासन की पकड़ जो है वो भारत में मजबूत हो जाए, वो और आसानी से शासन कर पाएंगे जब उन्हीं की तरह के लोग जो है इस देश में, भारत में रहेंगे। लेकिन इसका प्रभाव उल्टा हो गया। मैकाले ने जो है शासन करने के लिए अंग्रेजी भाषा को मजबूती दी, लेकिन भारत में अंग्रेजी भाषा के आने से भारतीय शिक्षा में एक नई जागृति उत्पन्न हुई, नई सोच मिली और नई दिशा प्राप्त हुई। मैकाले पहला व्यक्ति था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है मैकाले ने समाप्त किया और शिक्षा की आधुनिक संरचना का शिलान्यास किया। और प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त करने के साथ ही साथ मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देकर एक भारतीय शिक्षा के जगत में आधुनिक संरचना का शिलान्यास कर दिया। पाश्चात्य ज्ञान अंग्रेजी भाषा के द्वारा विज्ञान के चिकित्सा के सिद्धांत से देश में वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का आगमन हुआ। अंग्रेजी भाषा की हेल्प से, अंग्रेजी की हेल्प से उद्योग और भी बढ़ा भारत देश में, विज्ञान, वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति बहुत अधिक बढ़ गई, विकसित हो गई। ये जो है भारतीय शिक्षा में मैकाले की वजह से ये सब संभव हो पाया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी को इतना अधिक महत्व दिया था। वो चाहते, उनका उद्देश्य कुछ और था लेकिन असल में हुआ कुछ और। अंग्रेजी शिक्षा में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता का पाठ पढ़ाकर भारतवासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। यानी कि मैकाले जो थे उनका उद्देश्य जैसा कि गलत ही था, भारतीयों पर शासन करना, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को इंक्लूड कराकर उन्होंने भारतीयों के बीच में एक राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी, जिससे लोगों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे गुणों का विकास हो गया। फिर मैकाले ने एक सिद्धांत दिया था जिसे निस्पंदन सिद्धांत या छनन सिद्धांत कहते हैं। तो निस्पंदन सिद्धांत या छनन सिद्धांत जो है वो मैकाले द्वारा दिया गया था। निस्पंदन का अर्थ होता है अंग्रेजी का फिल्ट्रेशन जो है उसको हिंदी में निस्पंदन कहते हैं, और इसका अर्थ होता है छानना या छानने की प्रक्रिया, छानने की क्रिया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिससे वो भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी, अतः उसने अपने लाभ के लिए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं। यानी कि सुपर टेट में और आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी बहुत सारा
क्वेश्चन इससे आता है कि निस्पंदन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने ये निस्पंदन का सिद्धांत या छनन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ईसाई मिशनरी जो है उन्होंने पहले ये विचार दिया था कि भारत के उच्च वर्ग के लोग अगर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें तो भारत के जो नीचे वर्ग के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, वो भी खुद ब खुद उच्च वर्ग के लोगों को देखकर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे। तो भारत के उच्च वर्ग के लोग अगर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे तो निम्न वर्ग के लोग खुद ब खुद ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे, ऐसा मानना था ईसाई मिशनरियों का। 23 दिसंबर 1823 को बम्बई गवर्नर की काउंसिल के सदस्य वार्डन ने अपने पत्र में लिखा था कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को ज़्यादा ज्ञान देना अधिक उत्तम है। यानी कि जो वार्डन थे उनका कहना था कि बहुत सारे लोगों को ज्ञान देने से अच्छा है थोड़े व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया जाए। तो इससे क्या होगा, जो थोड़े से व्यक्ति हैं वो ज्ञानी बन जाएंगे तो वो दूसरों तक ज्ञान पहुंचा देंगे। तो ये बात पहले वार्डन ने अपने आज्ञा पत्र में कही थी। उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जब अपना विवरण पत्र लॉर्ड मैकाले ने जब 1835 में दिया तो इसमें इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था उन उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिए की जाए जो हमारे और उन लाखों व्यक्तियों के बीच में जिन पर हम शासन करते हैं दुभाषी का कार्य करें। यानी कि मैकाले का कहना था कि उच्च शिक्षा जो है वो उच्च वर्गों को दे दी जाए और निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा जो है वो उच्च वर्ग के लोग ही दे देंगे। यानी कि एक तरह से छनने का कार्य करेगा, शिक्षा जो है वो छन छन कर लोगों तक पहुंच जाएगी। सरकार को उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक वह स्वयं ही छन छन कर पहुंच जाएगी। मैकाले ने कहा था कि सरकार जो है वो केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दे, उच्च शिक्षा जो है वो केवल उच्च वर्गों को दे और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो नीचे के लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा जो है स्वयं प्रदान कर देंगे, जिससे शिक्षा का निस्पंदन हो जाएगा, शिक्षा छन छन कर सभी तक पहुंच जाएगी। तो आई होप मेरा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैकाले का विवरण पत्र 1835 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के लिए भी और अन्य एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी। और अगर आपने इसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो 1813 का आज्ञा पत्र और शिक्षा का सार्वभौमिकरण देख लें। और इसके अलावा आप अधिगम के सिद्धांत और व्यक्तित्व और सूक्ष्म शिक्षा जैसे प्रकरणों को भी हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर CCC के वीडियोस और GS के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।